नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्वागत आपका। नमस्कार। आपसे चर्चा करें उससे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं कि निगाह। नॉर्थ मैसेडोनिया में WTT कंटेंडर स्कोप्ले टेबल टेनिस के पुरुष डबल्स में मानव ठक्कर और मानव शाह की जोड़ी उपविजेता रही। लंदन में MGD1 शतरंज टीम ने ब्लिट्ज टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में जगह पक्की की। भारतीय जूनियर महिला टीम ने यूरोप दौरे में अपनी चौथी जीत दर्ज की। सीनियर महिला और पुरुष टीम में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से पराजित। और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 20 जून को पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो अच्छी खबर आज टेबल टेनिस के टेबल से आई है, जहां नॉर्थ मैसेडोनिया में WTT कंटेंडर स्कोप्ले टेबल टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी उपविजेता रही। आज फाइनल में भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया के लिम जोंग हुन और ओ जुनसुंग ने कड़े मुकाबले में 3-0 से हराया। स्कोर 11-9, 11-7, 11-9 रहा। मानव और मानुष ने सेमीफाइनल में स्लोवेनियाई जोड़ी जोर्गिक और कोजिल को 3-1 से हराया था। टेबल टेनिस वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान, इन सारी जो टीमें हैं यहाँ की वो ज़्यादा मजबूत मानी जाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में संजीव अगर देखें तो यहाँ टेबल टेनिस के बोर्ड पर या उसके टेबल पर भी हमारी बेहतर संभावनाएं दिखाई दी हैं। जी, उसकी कई वजह हैं। उसकी वजह एक तो यह है कि कई सारे अब गेम्स हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के लेवल से भी काफ़ी उसमें सपोर्ट किया जा रहा है। अलग अलग स्तर पर खेल करवाए जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ा है। वैसे भी अगर आप देखें तो है न केवल स्कूल और कॉलेजेस में भी, आपने भी अगर देखा होगा, हम लोग भी पढ़ते थे तो स्कूल में, कॉलेजेस में कम से कम एक टेबल टेनिस का बोर्ड जरूर रहता था। तो वो सुविधाएं थी। अब उसको क्या है, कंपटीशन का लेवल बढ़ाना था। और हाल फिलहाल भारतीय टेबल टेनिस संघ है, उसने UTT भी, अल्टीमेट टेबल टेनिस जो है चैलेंज, उसकी भी शुरुआत की। तो कुल मिला उसमें बाहर के खिलाड़ी भी बहुत आकर खेलते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे IPL है या आई लीग, विदेशी खिलाड़ी आते हैं, आप उनसे कुछ स्किल सीखते हैं, उनको पास से देखते हैं, उनके साथ अभ्यास करते हैं। तो भारत में सुविधाओं की कमी वैसी नहीं थी, उसको चैनलाइज करना था और कंपटीशन का लेवल बढ़ाना था। उसकी वजह से मुझे लग रहा है उसका फायदा अब दिख रहा है। पिछले 4-5-7 साल में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं जो कि इंटरनेशनली अच्छा कर रहे हैं। और ये जो सफलताएं आपने शुरू में कहा कि साउथ कोरिया और चाइना, तो भारत अगर आप देखें तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वहाँ पर भारत का दबदबा रहता, क्योंकि ये देश वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन अब भविष्य में मुझे लग रहा है कि एशिया में भी भारत का दबदबा थोड़ा बढ़ा है और बढ़ेगा, और चुनौती देने की स्थिति में भारत आ जाएगा इन देशों को। बात शतरंज की। लंदन में FIDE विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनने के एक दिन बाद टीम MGD1 ने एक और शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने ब्लिट्ज टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं रिपोर्ट। टीम MGD1 ने पूल डी में अजेय रहते हुए 6 मुकाबलों में 5 जीत और 1 ड्रॉ से 23 मैच पॉइंट बनाए। राउंड रॉबिन पूल चरण में कुल 53 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रत्येक समूह से शीर्ष 4 कुल 16 टीमें नॉकआउट में पहुंची। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, P हरिकृष्णा, V प्रणव, लियोन लियोक मेंडोनका, स्टावरोला सोलाकिडो और अथर्व तायडे की भारतीय टीम ने राउंड रॉबिन पूल चरण में सबसे ज्यादा मैच जीते। नॉर्वे शतरंज में हाल ही में दिग्गज मैक्सन कार्लसन को हराने वाले अर्जुन एरिगेसी 13 मैचों में 11 अंक के साथ टीम के सबसे सफल खिलाड़ी रहे। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद की अगुवाई वाली टीम फ्रीडम ने पूल बी में हेक्सामाइंड के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। दोनों टीमों के नाम 22-22 अंक है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। अभी हम टेबल टेनिस की बात कर रहे थे, अब शतरंज की बात करें। अपना ही खेल, अपने ही देश का खेल, और विश्वनाथन आनंद के बाद ये खेल जैसे एकदम परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर जहां भी देखिए वहीं से एक चेस प्लेयर बढ़िया सा निकल के आ रहा है। देखिए, आनंद जब बने थे तो वो एक शुरुआत थी, पहला ग्रैंड मास्टर बनना। थोड़ा सा गैप आया, कई सारे ग्रैंड मास्टर बने, लेकिन पिछले 2 दशकों में देखें तो मुझे लग रहा है कि ग्रैंड मास्टर्स
की शतक की ओर हम बढ़ रहे हैं। आए दिन आप सुन रहे हैं कि कोई 16, 18, 20 साल का कोई प्लेयर है, लड़का है, गर्ल्स में, विमेंस में, वो इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं। और आप देखिए, अभी कुछ समय पहले तक ये एक सवाल था कि इवन कास्परो और कार्पोव ने उठाया था गुकेश के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कि ठीक है, गुकेश अच्छे हैं तभी वर्ल्ड चैंपियन बने, बट चूंकि वहां पर इम्बट लगा दिया था उन्होंने कि चूंकि कार्लसन वहां नहीं खेले, क्योंकि सबको मालूम है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, वो वहां पे गए नहीं थे, तो वो रहते तो बात कुछ और होती। लेकिन अब कार्लसन को भी हराया भारतीय खिलाड़ियों ने, गुकेश ने भी हराया है जी। और लगातार अगर आप पिछले 1-1.5 साल से देखें तो भारतीय वुमेन्स ग्रुप में जूनियर लेवल पे और रैपिड हो, ब्लिट्ज हो, अपना क्लासिकल फॉर्मेट हो, सब में चैंपियन बन रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि भारत का इस खेल में हाल के दिनों में कितना दबदबा बढ़ा है, और जब भविष्य में इस खेल को ओलंपिक्स के लेवल पर भी हम देखेंगे तो अब हम जिस तरह कहते हैं कि एक मेडल पक्का है, वो मेडल वहां भी हमारा भारत का पक्का रहेगा जी। और मुंबई में ओरियन प्रो अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट और जूनियर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 16 से 24 जून तक खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट में 17 देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ग्रैंड मास्टर वर्ग में जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर लेवन पंतसुलाइया को शीर्ष वरीयता दी गई है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने यूरोप दौरे में अपना अपराजय अभियान जारी रखते हुए चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। मेजबान बेल्जियम को लगातार 3 मैच हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का ये मैच मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम पर जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने अपनी मजबूती का एहसास कराया। लेकिन सीनियर वर्ग की बात करें तो वहां से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम को लंदन में FIH प्रो लीग मैच में आज ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम मिनट में गोल खाकर 1-2 से हार गई। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की लगातार दूसरी हार है। टीम को इससे पहले शुक्रवार को 2-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उधर पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो वहां से भी अच्छी खबर नहीं है। बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण में खराब प्रदर्शन जारी है। आज उसे ऑस्ट्रेलिया से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट। नीदरलैंड और अर्जेंटीना से 2-2 मैच पहले ही हार चुकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को अब ऑस्ट्रेलिया ने भी लगातार 2 मैचों में पराजित कर दिया है। अपना 400वां मैच खेलने वाले पूर्व भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह अपनी टीम को प्रेरित करने में असफल रहे। भारत ने सकारात्मक शुरुआत करते हुए दबदबा बनाया और मैच के तीसरे मिनट में ही संजय के गोल से बढ़त हासिल कर ली। संजय ने शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर गोल किया। टीम की ये खुशी हालांकि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 1 मिनट के बाद ही ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी का गोल दाग दिया। इसके 1 मिनट के बाद ही गोवर्स ने सर्कल के पास से गोल कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद मैच पर पूरी तरह हावी हो गया। टीम ने अगले कुछ मिनटों में 4 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। बर्न्स ने मैच के 18वें मिनट में गोल कर टीम को 3-1 से आगे कर दिया। पाठक ने इसके बाद कुछ शानदार बचाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को और बड़ी होने से रोक दिया। मध्यांतर के बाद मैच के 36वें मिनट में शीलानंद लाकड़ा और अभिषेक की मदद से बनाए मौके को दिलप्रीत सिंह ने गोल में बदलकर मैच में भारत को वापसी दिलाने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 10 मिनट में 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन पाठक ने तीनों मौकों पर अच्छा बचाव किया। भारतीय टीम अब 21 जून को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। अभी तक के सभी मैचों में भारतीय टीम को नजदीकी हार मिली है। रक्षा पंक्ति की चूक भारत के लिए इस दौरे पर हावी रही है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्सकैन। संजीव, मुकाबले तो काफी कमाल के रहे हैं, बहुत नजदीकी हार मिली है, लेकिन खास बात यह है कि 6 के 6 मैच हमारे हैं। हाँ, देखिए, ये पहले आपने स्टेटमेंट सुना होगा, भारतीय कोच और कप्तान यही कह रहे थे कि हमारा लक्ष्य होगा कि हम इसके थ्रू वर्ल्ड कप में एंट्री ले डायरेक्ट। लेकिन अब वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आप देखें तो स्टैंडिंग भारतीय टीम मेरे ख्याल से, जो मुझे याद है, 3रे नंबर पर चल रही थी। अब लगातार हार के बाद भारत 7वें नंबर पर है। अब जो बाकी बेल्जियम से खेलना है, अगले जो 2 मैचेस हैं, उनको जीत भी ले भारत
तो मुझे लग रहा है बाकी टीमों पर निर्भर करना पड़ेगा और किसी भी तरह मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम पहले दूसरे स्थान पर आ पाएगी। तो अब ये रास्ता तो लगभग बंद हो गया है। और जहाँ तक आपने कहा करीबी मुकाबला, तो ये एक चिंता का विषय पहले भी था और बीच में भारत ने इसको सुधार लिया था। अगर भारतीय टीम 1 गोल से बढ़त लेती थी तो अगर गोल हो भी गया तो बाउंस बैक करती थी, या फिर लीड ले लिया है तो उसको लास्ट तक उसको कंटिन्यू रखती थी। अब मोमेंटम जो है अब ऊपर नीचे हो रहा है और आखिर में 1 गोल से हार गए, 3-2 से हार गए, 1-0 से हार गए, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। और उधर नीरज चोपड़ा 20 जून को पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पिछले 8 साल में वे पहली बार इस प्रतियोगिता में उतरेंगे। लगातार 2 प्रतियोगिताओं में दूसरे स्थान पर रहने के बाद भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जब पेरिस डायमंड लीग में भाग लेंगे तो उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना होगा। इस 27 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पिछले साल पेरिस डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था। वे आखिरी बार 2017 में जूनियर विश्व चैंपियन के रूप में पेरिस डायमंड लीग में शामिल हुए थे और तब वे 84.67 मीटर के थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। पेरिस डायमंड लीग के आयोजकों के अनुसार नीरज चोपड़ा और 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पहले ही 90 मीटर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पीटर्स 16 मई को दोहा डायमंड लीग और 23 मई को पोलैंड में जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल में चोपड़ा के बाद तीसरे स्थान पर रहे थे। चोपड़ा ने 2025 सत्र की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम में एक आमंत्रण प्रतियोगिता में खिताब के साथ की। इसके बाद उन्होंने 16 मई को दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर के थ्रो के साथ 90 मीटर के जादुई निशान को पार किया, लेकिन वे दूसरे स्थान पर रहे। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चोपड़ा ने इसके 1 सप्ताह बाद पोलैंड में जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में 84.14 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ वेबर के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। पेरिस डायमंड लीग के 4 दिन बाद चोपड़ा 24 जून को चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा में गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चोपड़ा इसके बाद 5 जुलाई को बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक में हिस्सा लेंगे, जिसमें वे स्वयं मेजबान भी होंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। संजीव, नीरज चोपड़ा ने 90 का बैरियर तो पार कर लिया, लेकिन और भी अगर कहें तो दुनिया भर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और नीरज चोपड़ा से काफी उम्मीदें होंगी इस टूर्नामेंट में। देखिए, डायमंड लीग में शुरुआत 1-2-3 नहीं होता, ये साल में इसकी 13-14 प्रतियोगिताएं होती हैं। तो अभी ये जो है इस साल का जो है अगर देखा जाए तो पेरिस 8वीं प्रतियोगिता है डायमंड लीग के श्रेणी में, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से, और वो सब में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अभी उसके बाद वो उनके नाम से जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें भी आएंगे। 90 मीटर की आपने जो बात की, तो उनके कोच का तो यही कहना है कि एक बार जब वो बैरियर से निकल गए हैं, उस 90 मीटर की जो बाधा थी वहां को उसको पार कर लिया है, तो भविष्य में आप और भी देखेंगे कि वो लगातार लंबे थ्रो कर रहे हैं। जो कमियां थी उससे उन्होंने, तो उम्मीद करें कि वो उन कमियों से उबर गए हैं और अब हम लगातार उनको 90 मीटर प्लस थ्रो करते हुए देखेंगे। लेकिन देखना है कि पिछले प्रदर्शन से इस बार वो आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन थिएटर में सुपर वेल्टरवेट वर्ग में मैक्सिको के जोसियो सिल्वा पर सर्वसम्मत जीत के साथ पेशेवर सर्किट पर अपनी शानदार शुरुआत जारी रखी। 24 वर्षीय निशांत देव ने 6 दौर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें तीनों जज ने उनके पक्ष में 60-54 अंक दिए। भारतीय मुक्केबाज का यह दूसरा पेशेवर मुकाबला है। उधर नई दिल्ली में कैडेट विश्व चैंपियन मानसी लाठेर ने आज महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में ट्रायल जीतकर अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप के लिए अपनी जगह पक्की की। प्रतियोगिता किर्गिस्तान के बिश्केक में 5 से 13 जुलाई तक होगी। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो संजीव, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे इतनी अच्छी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।